सपोज हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो ये हमने अपना एक वायर सा बना दिया है, क्लियर। और इसमें मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ऐसे करके दिखा देता हूं, तो जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब देखिएगा, इसमें यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी मैं केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं। अब हमें पता है कि हमारा जो पॉजिटिव आयंस है, लेटिस आयन उसे कहते हैं, वो तो मूव करेगा नहीं, क्लियर। हाँ, हमारा जो है वो सब तो आपस में बाउंडेड होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड इसके अवेलेबल होंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होता बेटा, ये सब मूव कर रहे होंगे। बट जब हमने कोई भी फील्ड नहीं लगाई है तो नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो। तो करंट जीरो आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर हाई पोटेंशियल लगा रहा हूं बेटा, हाई वी, और यहां पर लो वी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखा देते हैं, वही ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। ओके, ये ग्रीन कलर हो गया। तो आप देखेंगे बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, क्लियर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सब मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में विद सम कांस्टेंट स्पीड, और वो हमने निकाल ली है। क्या है वो रही है वी ड्रिफ्ट। ये क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक, ये मैं एक आपको लेंथ दे रहा हूं वी डी इंटू डेल्टा टी। यहां तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब यहां से क्रॉस कर गए होंगे, ठीक। तो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लेंथ, आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन लेंथ वी ड्रिफ्ट इनटू डेल्टा टी क्रॉसेस द एरिया। यहां पे हमारा रेड कलर का एरिया बना हुआ, तो मैं रेड लिख दे रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेसिकली। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके। दैट मींस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सपोज ये एरिया मेरा ए गिवन है, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज ए वी डी डेल्टा टी। अब समझना बेटा, इतने वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो सब के सब क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो एक टर्म यहां पे हम डिफाइन करते हैं एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेटा डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कुछ डिफरेंट होंगे, कॉपर की बात करेंगे तो कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप रबर ले लेंगे तो उसमें कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए, ये हम बात ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं बेटा, ठीक है। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहीं मूव नहीं करेंगे, तो उनकी बात नहीं हो रही है। तो अब अगर आप कहें कि क्यू चार्ज जो क्रॉस कर गया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वो कितना है, तो देखिए क्या हो गया, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी कोई साइन नहीं लिया बेटा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये कितनों को समझ में आया?
Now I can say that my current I is equal to Q by delta T. यही तो था, डी क्यू बाई डी टी कर लीजिए। अगर डेल्टा क्यू मान लूंगा, इस टाइम को डेल्टा क्यू मान लूंगा, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख दूंगा। क्लियर? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। Vd is drift speed of electron. Clear? हाँ जी, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप विद साइन भी लिखते ना इसको, अगर आप विद साइन लिखते तो क्या होता, देखते हैं जरा। ठीक है, अगर आप विद साइन लिखते तो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, आप डेल्टा क्यू को लिखते माइनस एन ए वी डी डेल्टा टी ई। ये समझ में आया? अरे ये मेरा वॉल्यूम था, ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और चार्ज मेरा माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई। ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इसको जरा सी समझते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू माइनस एन ई, ठीक है, वी डी डॉट ए। विद साइन लिख दिया मैंने, और अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज वेक्टर जे, एन ई VD with a negative sign, another important formula। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट स्पीड। अब इसका मतलब समझना बेटा, ये क्या कह रहा है, जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट डेंसिटी उसके अपोजिट होगी। ये तो हम बचपन से बात करते हैं, जब से हमने करंट पढ़ी है ना। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो का जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगी। तो हमारे पास कहानी आ गई बेटा, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। क्लियर? अब अभी थोड़ी देर पहले हमने वी ड्रिफ्ट की बात की थी। वी ड्रिफ्ट हमारा क्या आया था, माइनस ई टाओ अपॉन एम। क्लियर? तो यहां से देखिए क्या आएगा, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं इसको, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए, वी ड्रिफ्ट रख दीजिए, माइनस ई टाओ अपॉन एम। क्लियर? तो यहां से मेरा करंट आई आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन ई स्क्वायर। ओके, एन ई स्क्वायर एरिया टाओ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर ए टाओ अपॉन एम। चेक करते रहिएगा बेटा, कुछ रह गया क्या? हाँ जी, एन ई स्क्वायर एरिया टाओ, अच्छा ई रह गया, ई तो रह गया अभी। ओके, मैं यहाँ ई रेड कलर से लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये रह गया था, तो मैंने कहा चलिए ई रेड कलर से लिख दे। ई क्या है, फील्ड है। ओके, अच्छा हमें पता है
ई और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू V बाय L, ये होता है। ठीक, तो सपोज मेरे कंडक्टर की अगर लेंथ है L, मान लीजिए इस तरह से मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया हुआ है V, तो E कितना हो जाएगा बेटा? V अपॉन L। ये समझ में आया? तो बस यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ m, हाँ जी, A V बाय L, कुछ ऐसा बन गया। और हम बहुत क्लोज पहुंच गए। बिल्कुल जी, ओम्स लॉ के, ये ओम्स लॉ ही है। देखिएगा ओम्स लॉ कैसे बनेगा। ये कहता है I इज प्रोपोर्शनल टू V प्रोवाइडेड N, ठीक है, E तो कांस्टेंट ही है बेटा, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m भी कांस्टेंट है। ठीक, ये टाउ, अभी बात करेंगे इसकी, n टाउ a l, ये सब क्या रहे? कांस्टेंट। अगर ऐसा हो गया, क्या हो गया? n टाउ a l कांस्टेंट हो गए, तो I किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? V के। कुछ याद आया? ओम्स लॉ में क्या कहा था? Current flowing through a conductor is proportional to potential difference applied across it, provided physical conditions like temperature, area, etc. remains constant। हाँ जी, ये था आपका ओम्स लॉ। तो होता क्या है बेटा कि 12th में कई बार पूछा जाता है कि ओम्स लॉ डिराइव कीजिए। तो ओम्स लॉ वो नहीं जैसे क्लास 10th में करते थे कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, V इज इक्वल टू IR लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ, यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है आप? हाँ, यहां से शुरू कर लीजिए। यहां से शुरू करके VD की वैल्यू डालिए और ये टर्म ले आइए, क्लियर, और उसके बाद लिख दीजिए। अब जरा सी समझना, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं कि I इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, ये कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है बेटा 1 बाय R के बराबर। तभी तो आपका ओम्स लॉ आता है V इज इक्वल टू IR, क्लियर। तो यहां से मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, जरा ध्यान से देखिएगा, कंपेयर कीजिए उसे 1 बाय R के, M बाय एन ई स्क्वायर टाउ L बाय A। ओके, ये R आपका कहलाता है रेजिस्टेंस, और ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पर इस तरह से आपने याद किया होगा, V इज इक्वल टू IR, ये है ओम्स लॉ। हाँ जी, इसका जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहां पे बहुत याद कराते थे कि भाई ये लिखना मत भूलना, ठीक, कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जरा सी समझते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या आया? M बाय एन ई स्क्वायर टाउ L बाय A, और एक फॉर्मूला आपको और याद है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है ना। तो यहां से रेजिस्टिविटी जो आपकी आ गई, वो आपकी आ गई M N E स्क्वायर टाउ, ये आपकी रेजिस्टिविटी आ गई।
ठीक है जी, नोट कीजिए फटाफट। तो इसको बेटा लिख लेते हैं, यहां पर रो जो है वो आपका है रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो थी वो ओम थी, और रेजिस्टिविटी की क्या थी? ओम मीटर। ये दोनों ध्यान रख लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, एसआई यूनिट हम बात कर रहे हैं। एक और टर्म हमने पढ़ा था और वो था कंडक्टिविटी। इसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए, कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ये देखिएगा, ये आपकी आ जाएगी, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है बेटा, 1/रो, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा Ne² टाउ बाय m। ओके, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर दूं, Ne² टाउ बाय m। तो ये फॉर्मूले हैं, इसका एक पेपर पे लिख के, हाँ जी, अपने आगे कहीं चिपका लीजिएगा, जिससे कुछ दिनों में ये आपको याद हो जाएं अच्छे से। ठीक है ना? हाँ, डेरिवेशन तो समझना ही पड़ेगा, वो आप समझ लीजिए, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको याद हो, क्लास 10th में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और अभी भी उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और वो कॉन्सेप्ट था कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो 4 थे, याद आया? पहला था लेंथ, दूसरा था एरिया, तीसरा था टेम्परेचर, और चौथा था नेचर ऑफ मटेरियल। याद है सबको? ओके, इनमें से 2 तो दिखते थे, है ना, और 2 नजर नहीं आते थे। क्यों? बिकॉज R = रो L/A था। ठीक, बिल्कुल सही बात। अब बेटा ये लेंथ और एरिया तो शेप एंड साइज हो गया, जो आपने अपना रजिस्टर बनाया हुआ है उस पर डिपेंड कर गया। ये जो रो था, ये था जो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता था, और आज आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा होता। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं आपको, देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, m/Ne² टाउ, m/Ne² टाउ। ठीक, इसमें से m कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है। ठीक, अब n मैंने आपसे क्या कहा, n किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी, मटेरियल पे, कॉपर है, सिल्वर है, बिकॉज ये है क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो n है ये मटेरियल पे डिपेंड किया। आ गया? मटेरियल दिख गया आपको? ओके, और ये जो टाउ है ना, ये डिपेंड करता है बेटा ये टेम्परेचर पे। तो ये ध्यान रखना। अब कैसे डिपेंड करता है अभी बता रहा हूं। ठीक, टाउ था क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ये गया था, इसमें जो टाइम लगा था। ओके, यहां पे था क्या, एटम, यहां पे भी क्या था, एटम। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये एटम लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगेंगे, तो आपका ये टाइम क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो टाइम इंक्रीज करने से, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हाँ जी, क्या होगा, टाइम
डिक्रीज करेगा। कौन सी चीज? टाउ। तो रो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो लिख लीजिएगा, रेजिस्टिविटी increases with temperature for metals, या जो आपके सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उन। जनरली कंडक्टर्स में अगर आप रेजिस्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम क्या होगा? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम जो है कोलिजन के, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। और वो कम हो जाएगा तो आपने फॉर्मूला अभी अभी देखा था, आपका फॉर्मूला कहता है कि जैसे ही टाउ मेरा कम होगा क्या हो जाएगा? हाँ जी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम कॉपर के लिए, कॉपर अगर हायर टेम्परेचर पे है, हाँ, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। रेजिस्टिविटी की उल्टी है ना। अरे जितना रेजिस्टेंस कम मिलेगा उतनी कंडक्शन अच्छा होगा ना, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा उतना कंडक्शन कम होगा। फाइंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ जी, क्लास 11th वाली चीज है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां आया है। हमने आपसे कहा था कि यूनिट और डायमेंशन तो हम देखेंगे, हर जगह देखेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं डायमेंशंस निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? हाँ, बहुत सारे मेथड है, बट सबसे आसान मेथड जो है बेटा वो आप पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज कर लीजिए, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज कर लीजिए। वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दोनों सबसे आसान फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप V बाय आई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यही आएगा दोनों से, ठीक। तो रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। ओके, हाँ जी, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर टी। तो जब आप डायमेंशंस ऑफ आर कहेंगे रेजिस्टेंस के लिए तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। आप पावर वाले से भी कर सकते थे, एक लाइन में आ जाता। क्लियर? तो ये आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशंस हो गई। अच्छा, रेजिस्टिविटी की बता दीजिए। हाँ जी, रेजिस्टिविटी की बता दीजिए, डायमेंशंस क्या होंगी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ऊपर से आ जाएगा ना, हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो R इंटू लेंथ आ जाएगा, तो ये मेरा ख्याल से आपका आ जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है जी। ओके ओके, वेरी गुड, हो गया नोट। चलिए चलिए, कंडक्टिविटी पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अपोजिट 1 बाय समथिंग कर दीजिएगा ना, 1 बाय रो आ जाएगा आपका। ओके, अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, और ये कहा जाता है प्रूव दैट J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक, ये प्रूफ आता है बेटा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई।
और इसके प्रूफ में कुछ करना नहीं है, बहुत आसान होता है। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? I इज इक्वल टू NEAVD, आप चाहो तो नेगेटिव साइन लिख लेना। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। ओके, फिर आप कहोगे, यहाँ पे ऐसे लिखना था, फिर आप कहोगे I/A दैट इज J, एंड J इज इक्वल टू माइनस NE tau by m, क्लियर? और विद अ माइनस साइन ऐसे करके आएगा ड्रिफ्ट जो स्पीड थी। उसके बाद आप इसको लिख दोगे NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू E, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए, सीधे सीधे कई बार करंट डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपको मिलता है, वहां पे आपको कंडक्टिविटी दी होती है, फील्ड दी होती है, तो वो पूरा ये नहीं कि आप करंट से निकाल रहे हैं फिर एरिया निकाल रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। ओके, एक टर्म और लिख लीजिए, ये अभी तो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगा, बट ये जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे बहुत काम में आएगा। ओके, एंड दैट टर्म इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है म्यू से, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में कितनी ड्रिफ्ट स्पीड मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? मोबिलिटी। ओके, हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मॉड लिया हुआ है हमने, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा डायमेंशन क्या होगी मोबिलिटी? डायमेंशन बता दीजिए या यूनिट बता दीजिए। यूनिट पहले। ओके, यूनिट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, डायमेंशन बाद में करेंगे। यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो कुछ ये यूनिट आ जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें आप वैल्यूज रख लीजिएगा और डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, टर्म आया क्यों ये समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था, जरा ड्रिफ्ट स्पीड बताइए मुझे, क्या था फॉर्मूला? हाँ जी, E टाउ बाय m, ये लिख दूं? हाँ जी, अब आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैंसिल हो गई, और ये मेरा आ गया E टाउ बाय m। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? म्यू इज E बाय m। ये E बाय m क्या है? दिस इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। हाँ जी, तो हमने आपसे कहा म्यू इज इक्वल टू E बाय m टाउ, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि E और m तो क्या है? कांस्टेंट है बेटा। E और m कांस्टेंट है। टाउ किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मोबिलिटी। क्लियर?